बायोटेक्नोलॉजी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको कुछ छोटे-छोटे जो टर्म्स हैं लास्ट वाले वो आज की क्लास में क्लियर करा देती हूँ, ठीक है? क्योंकि वैसे भी काफ़ी जो पहले से अभी तक का पोर्शन है वो कवर कर ही लिया हम लोगों ने, बहुत दिन लगे बट ठीक है, अच्छे से हो गया। अब ये आपने ऑलरेडी सीख रखा है जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है? अब अगर कहीं ये बात बोली जाती है कि हम डीएनए को कट तो कर रहे हैं लेकिन स्पेसिफिक लोकेशन पे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? स्पेसिफिक लोकेशन पे कर रहे हैं। अब ये जो बात है ये अब आपको समझ आती है। जैसे ही हम यहाँ पे टर्म या वर्ड यूज करते हैं स्पेसिफिक लोकेशन, तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है ऑलरेडी कि जब हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के एक्शन को देखते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क कैसे करता है, ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखिएगा जिसके ऊपर ये काम करता है, ठीक है? ये रहा, इसकी बात मैं कर रही हूँ, मैं बता देती हूँ आपको, ये देखिए। मतलब ये जो डायग्राम है आपके पेज नंबर 196 का, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि अगर ये यहाँ पे कोड है, स्पेसिफिक कोड है GAATTC, और यहाँ नीचे में ए और ए है और इसके बीच में कट मार्क यहाँ पे शो किया हुआ है, तो ये रॉन्ग है। मैंने आपको इसको करेक्शन करने को भी बोला था कि इसको जी और ए के बीच में कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे तो सही है नीचे। तो जब कभी बोला जाए कि स्पेसिफिक लोकेशन पे ये क्या करेगा, कट करने का काम करेगा, तो आपको ऑटोमेटिकली अब ये जो डायग्राम है वो दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है? ये हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि समरी है, अभी तक जो मैंने आपको पार्ट कराया है उसकी समरी की तरह ही है। तो उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक ना अपना कॉमन सेंस लगाएंगे आप लोग। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो खैर बहुत दूर की बात है, क्या आप ही की बॉडी का एंजाइम अगर आप उसको ऑप्टिमल कंडीशन ना दीजिए, मतलब टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा कर दिए, टेम्परेचर अगर बहुत कम कर दिए, तो काम तो नहीं करेगा वो। अगर आपको उस एंजाइम से, पर्टिकुलर एंजाइम से काम कराना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको ऑप्टिमल कंडीशन, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी ऑप्टिमल कंडीशंस पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही काम करता है, ठीक है? अब यहाँ पे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये मैंने आपको कब बताया था, जब आपने सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स देखा था, ठीक है? इज एम्प्लॉयड, मतलब हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया और इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के बाद हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सीविंग इफेक्ट के थ्रू वहां पे सेपरेट करने का काम किया था, याद आ गया आपको? इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। डाइजेशन ये वो डाइजेशन नहीं है जो आपकी बॉडी में होता है। इस डाइजेशन की लिटरल मीनिंग है कि कोई अगर कॉम्प्लेक्स चीज आपके सामने अवेलेबल है, उसको फ्रेगमेंटेड फॉर्म में आपको कर देना। जैसे एज फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने ये डीएनए का एक टुकड़ा यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है? आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से क्या किया, इसको कट किया, यहाँ पे ये कट हुआ। तो कट जो आपने यहाँ पे करने का काम किया, आप जो यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, इसका डाइजेशन, मतलब पहले तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा थ्रेड होगा, ऑब्वियस है, कॉमन सेंस। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा पीस है डीएनए का, तो इसके सारे थ्रेड्स को कट करने का काम भी कर रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हम ऐसा भी बोलते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है, ये उस सेंस में यहाँ पे बोला जा रहा है। डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, ये काफी बार आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है ना? Hence it moves towards the positive electrode anode. The process is repeated with the vector DNA also. मतलब दोनों के साथ हम लोग इसको रिपीट करेंगे, वेक्टर के साथ भी रिपीट करेंगे और जो फॉरेन डीएनए आपने डिजायर्ड जो लिया है उसके साथ भी हम इसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे है, द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए विद अ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। द कटआउट जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये फॉरेन डीएनए को बोला जा रहा है। चाहे आप इसको फॉरेन डीएनए बोलिए, चाहे आप इसको एलियन डीएनए बोलिए, सब क्या है, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है? बैक्टीरिया तो ने तो नहीं बोला कि मेरे अंदर से प्लाज्मिड को रिमूव कर इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी कराओ। तो ये कैसे हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका डिजायर है, आप यहाँ पे उसको परफॉर्म करना चाहते हैं। फ्रॉम द सोर्स डीएनए एंड द कट वेक्टर विथ स्पेस आर मिक्स्ड एंड लाइगेज इज एडेड। समझ आया आपको?
आपके बुक का जो पेज नंबर 197 है उसको फिर से वापस लिखा गया है यहाँ पे, दिस रिजल्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब क्या बन गया वहां पे, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बन जाता है। ठीक है, ये इसी डायग्राम के बारे में तब से आपको बताया जा रहा है। ये देखिए, ये जो मैंने आपको सिखा रखा है ऑलरेडी, जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अब इसमें क्या है, ये हो गया फॉरेन डीएनए या डिजायर्ड डीएनए, ये हो गया वेक्टर। तो बार बार क्या बोला जा रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक्शन दोनों पे अप्लाई किया जा रहा है। क्यों, आपको इसको कट करना है तो इसको नहीं करना, क्या इसको भी करना है। जब करना है तो बोला जा रहा है, मतलब लाइगेज का इस्तेमाल करके हम इसको जोड़ने का काम कर रहे हैं, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्रॉसमेट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लाइगेज बनाने का काम किया, ये भी हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या है, आगे जब हम लोग बढ़ते हैं इस प्रोसेस में, तो इसके कंप्लीशन के बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। क्या क्वेश्चन अराइज होता है, तो समझिएगा ध्यान से। हमने क्या किया है, इस नीचे वाले पार्ट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इसका मतलब है कि ये जो ऊपर आपको इकोलाई दिख रहा है बैक्टीरिया, इसके अंदर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग को अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद हमने इसके अंदर कॉस्मिड को ट्रांसफर किया। लेकिन क्या कॉस्मिड को ट्रांसफर करते के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर हो जाएगी, क्या नहीं। अब सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब जो यहाँ पे आता है वापस उठ के, वो ये है, आपको इसकी क्लोनिंग करानी है। देखिए यहाँ पे क्लोनिंग होस्ट बोला भी जा रहा है इसको। और क्लोनिंग कैसे कराएंगे, हवा में तो होगा नहीं। तो क्लोनिंग कराने का मतलब है कि इन सब की जेनेटिक मटेरियल को भी आपको वहां पे रिपीट करा के क्या करना है, क्लोन कराना है। ऑब्वियस सी बात है। तो इसके अंदर की जेनेटिक मटेरियल के प्रिंसिपल को समझने के लिए हम यहाँ पे इस डायग्राम को समझते हैं। ये डायग्राम किस चीज का है, पीसीआर का है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। किस चीज का है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। इसको ध्यान से देखेंगे ना, इस टर्म को, कहानी आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी। क्या लिखा है यहाँ पे, पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का मतलब द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, चैप्टर 6 से आपको याद आ रहा है। देन यहाँ पे चेन, और डीएनए के चेन के बारे में बात करी जा रही है। रिएक्शन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एक डीएनए को सेपरेट करा के वापस हम यहाँ पे खुद ही अपनी मर्जी से क्या कराएंगे, उसका रेप्लिकेशन कराएंगे। सवाल ये उठता है, क्या ये वही पॉलीमरेज है जो हमारे बॉडी में काम करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि ये टैक पॉलीमरेज क्यों लिखा हुआ है, TAQ टैक, और फिर पॉलीमरेज लिखा हुआ, टैक पॉलीमरेज। इसको हमने टर्म क्या दिया है, टैक पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पे टैक पॉलीमरेज देखने को मिल रहा है, तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है फिर मैं बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन अगर उलट फेर करके मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा, which bacteria is responsible for isolation of polymerase enzyme। जानबूझकर टैग नहीं लिखा होता वहां पे। ठीक है, टैग लिखा जाएगा तो बच्चा देख के तो पकड़ ही लेगा कि थर्मस के आगे टी लगा है और एक्वाटिकस में ए लगा, मतलब AQ है, वहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के आपको 4-5 नेम दिए जाते हैं वहां पे, और उसमें से आपको ये टिक करना होता है। अब समझिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इस पूरे नेचर में, इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो रेसिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है, जो मोस्ट एडवर्स कंडीशन में भी खुद को सरवाइव करा सकता है, उसका नाम क्या है। आप बोलेंगे बैक्टीरिया, ऑब्वियस है, आंसर आपका यही आएगा, बैक्टीरिया। जब ये खुद को एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करा सकता है, इसका मतलब हुआ कि इसके पास ऐसा एंजाइम होगा जिसको अगर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे टेम्परेचर अप डाउन दे दीजिएगा तब भी ये रेप्लिकेशन कराएगा। पहले इतनी बात समझ आई आपको, इसमें कोई दिक्कत। क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन ये है, एक तो क्वेश्चन मैंने ऑर्गेनिज्म का नाम पूछा, दूसरा क्वेश्चन ये है
कि आखिर बैक्टीरिया से ही क्यों आइसोलेट कर रहे हैं हम? पूरी दुनिया में रेप्लिकेशन हर एक ऑर्गेनिज्म कर रहा है, हमें किसी से भी निकाल लेना चाहिए था, बट हम क्या कर रहे हैं, हर कंडीशन में सिर्फ किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? बैक्टीरिया का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये है ना, सबसे बड़ा रीजन जो आपके क्लास 11th के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में छिपा हुआ है। क्या कि अगर आप बैक्टीरिया को देखना स्टार्ट करते हैं तो ये जो बैक्टीरिया है ये अपने आप को एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करा सकता है। मैंने आपको बैक्टीरिया का नाम बताया है थर्मस एक्वाटिकस, मैं लिख देती हूँ। ये यहाँ पे आपको एक बैक्टीरिया की कॉलोनी दिख रही है, दीज बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस। क्या है ये? थर्मस एक्वाटिकस है, दिखिए रहा आपको रॉड शेप है, ठीक है। इसकी खासियत क्या है? दिस बैक्टीरिया कैन इजीली सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर। आप इसको हाई टेम्परेचर दे दीजिए, ये इजीली सर्वाइव करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट होगा, उसके अंदर भी खासियत होगी कि वो अपने आप को क्या करा सकता है, रेसिस्ट करा सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया है इससे हम लोग जो एंजाइम आइसोलेट करते हैं, पॉलीमरेज ये अपने लिए रखा था, बट इससे जो एंजाइम आइसोलेट किया जाता है उस पॉलीमरेज को हम लोग नाम देते हैं, यहाँ पे टैग पॉलीमरेज लिखा हुआ दिख रहा है आपको, TAQPOLYMERASE। The enzyme Taq polymerase is isolated from the bacteria Thermus aquaticus। आप उसको क्या कर रहे हैं, जो बैक्टीरिया है आपके सामने थर्मस एक्वाटिकस, वहां से आइसोलेट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नोट कर लेंगे। सबसे पहली बात तो जो आपको पता है ऑलरेडी, इंट्रोडक्शन अगर आप लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपको पता है वही लिख लीजिए। Bacteria can easily survive. Bacteria can easily survive in adverse conditions that is high temperature also. So enzyme polymerase, पॉलीमरेज का काम क्या है आप जानते हैं ऑलरेडी। सो एंजाइम पॉलीमरेज which is involved in which is involved in रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए का ही रेप्लिकेशन बोलना है और कुछ तो होगा नहीं। which is involved in replication is isolated from this bacteria। जिसकी वजह से हमने क्या किया, एक और बात यहाँ पे आती है सेकंड पॉइंट के तौर पे हम लोग इसको लिख लेते हैं। द isolated polymerase is named as, नाम क्या हो जाएगा उसका, देखिए कैपिटल टी लिखेंगे, फिर ए क्यू रनिंग में जाएगा टैक, और फिर हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमरेज। टी आया थर्मस से और ए क्यू आया अक्वाटिकस से। द आइसोलेटेड पॉलीमरेज इज नेम्ड एज टैक पॉलीमरेज because the name of the source bacteria, the
The name of the source bacteria is Thermus aquaticus. That's सिर्फ नीचे लिख लीजिए, पूरा तो आएगा नीचे, इम्पोर्टेंट है वैसे भी। THERMUS, थर्मो मतलब क्या होता है? टेम्परेचर होता है। तो हमने इसका नाम ही लिख दिया है, रख दिया है, थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस, और फिर हम लोग लिख लेते हैं एक्वाटिकस। एक ही कैटेगरी डालेंगे, इसको हटाना पड़ेगा, अलग अलग होगा ना। AQUA, एक्वा से एक्वाटिकस ऐसे लिख लेंगे तो स्पेलिंग गलत नहीं होगी। ये हो गया आपका थर्मस एक्वाटिकस, है ना। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है? थर्मस। अब सही हो गया, साइंटिफिक नेम है तो मैंने अलग अलग अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। आपको क्या क्या समझ है, इससे उलट फेर करके बहुत सारे क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, नेम द बैक्टीरिया from which enzyme polymerase is isolated, Thermus aquaticus. Why is only bacteria is लगा दिया मैंने तो बैक्टीरियम हो जाएगा। Why is only bacterium used for isolation of enzyme polymerase? Because the bacteria can easily survive in adverse conditions, that is at high temperature also. तो जिसकी वजह से क्या होगा, हम इसी से आइसोलेट करेंगे। The name of the bacteria, Thermus aquaticus. The name of the enzyme, Taq polymerase. The name of the enzyme is Taq polymerase. एंजाइम का नाम हो गया यहाँ पे Taq polymerase, है ना। हो गया होगा, नोट कर लिया होगा आपने। आगे चलते हैं, ठीक है। आसानी से समझ आ ही गया होगा आपको। छोटा सा टॉपिक है, बट हाँ क्वेश्चन आते हैं इससे। सिर्फ मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगर मैं ये बोलूँ कि मैं यहाँ हेडिंग दे देती हूँ टैक, मतलब एंजाइम जो टैक पॉलीमरेज की, तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। उसी के बारे में हम लिख के रहे इस पेज पे, और हमने सिर्फ लिखा भी है उसी के बारे में। लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए टैक पॉलीमरेज। एंजाइम हो गया ये, चलिए अब ठीक है। आगे देखिए, तो ये बस मैंने एंजाइम के बारे में आपको सब कुछ बता दिया, ये हमेशा के लिए याद हो गया आपको। अब देखिए, अब यहाँ ये सब कुछ जो डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम एप्लीकेशन डालेंगे चैप्टर 6 का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। जब मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा रही थी, तो वहाँ मैंने आपको रेप्लिकेशन बहुत डिटेल में कराया था, ठीक है। वहाँ आपने सीखा था कि अगर आपके पास जो डीएनए लिखा है ना, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये जो डीएनए है, तो सबसे पहला काम क्या है, वो तो आपकी बॉडी में खुद ही हो जाता है। जो आपने सीखा था कि हेलिकेज जो है अनवाइंडिंग का काम करेगा, और जैसे अनवाइंडिंग होगा तो फिर फटाफट साइमल्टेनियसली जो है वो दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब इसमें आप देख रहे हैं, तो क्योंकि आप लैब में परफॉर्म करा रहे हैं, तो जब लैब में परफॉर्म करा रहे हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। डीएनए जो है इसको आपको तोड़ना है, तो आपको पता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आप जब उसका जो सर्वाइविंग ऑप्टिमल कंडीशन है उससे ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके बॉन्ड्स जो है वो टूट जाते हैं। तो ये देखिए, ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड दोनों, मतलब ये अपर वाला और ये लोअर वाला, दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, अलग हो गए। तो पहला डीनेचुरेशन क्यों बोला जा रहा है, मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है, और 11th में भी बायोमोलिक्यूल्स में जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उसमें भी मैं यही बात बोलती हूँ, क्योंकि एंजाइम जो है उसमें डिटेल में पढ़ना है आपको। तो वहाँ भी मैं यही बात सिखाती हूँ कि अगर आपको किसी एंजाइम को डीनेचर करना है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर देना है उसको, क्योंकि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो जब वो प्रोटीनेशियस होगा नेचर में, तो हीट प्रोवाइड करेंगे, तो सारे अमीनो एसिड के बीच का पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाएगा। तो हीट हमने प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच का टूट जाएगा, ठीक है।
और एंजाइम भी डीनेचर होता है, बट पहले हमने यहाँ पे किसको डीनेचर किया है, जो बॉन्ड्स है इसके उसी को तोड़ दिया हमने, तोड़ा फिर, तो ये क्या हो गया, अनीलिंग हो गया। क्या हो गया, अनीलिंग हो गया। इसके बाद एक और प्रोसेस हम लेके आते हैं जहाँ पे टैग पॉलीमरेज का हम इस्तेमाल करते हैं, क्या करने के लिए, एक्सटेंशन करने के लिए। एक्सटेंशन मतलब पहले से हमारे पास एक जो डीएनए अवेलेबल था, हमने उसी का यहाँ पे 2 स्ट्रैंड जो है बनवाने का काम किया है, तो ये क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया। और फिर जब ये यहाँ पे हम उसकी बिलियन कॉपी बनवाएंगे, मतलब सेम साइकिल को रिपीट करके, तो हम उसको एम्पलीफिकेशन कहते हैं। एम्पलीफिकेशन में लिख देती हूँ आपको, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम अनिलिंग कैसे क्या दीजिए? फिर से बोलेंगे, आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा लाउडली बोलेंगे। मैम अनीलिंग फिर से पढ़ा देती नेचुरेशन के बाद वाला प्रोसेस। अच्छा ठीक है, देखिए सबके बारे में ना एक एक लाइन में लिख ही देती हूँ, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। एक हो गया डीनेचुरेशन, एक हो गया अनिलिंग और एक हो गया एक्सटेंशन। हेडिंग दे देंगे यहाँ पे, पीसीआर शॉर्ट में दीजिए, आपको एग्जामिन में लिखना है सीधा, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसमें लिख लीजिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, चेन reaction involves basic 3 steps पहला हो गया denaturation, टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। ये तो सबको पता है कि 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 ही होता है। तो कॉमन सेंस के बेसिस पे बिल्कुल जीरो लेवल का एक पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पे, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ठीक है, आर सेपरेटेड by application of high temperature ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, या ड्यूरिंग डिनेचुरेशन से ज़्यादा ही छोटा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जो पूछ रहे हैं, स्टेप 2 हम लोग लिख लेते हैं अनिलिंग। The
during which enzyme Taq polymerase initiates polymerization of न्यूक्लियोटाइड्स। क्योंकि सबको पता है जो डीएनए है उसका बेसिक कंपोनेंट कौन सा है, न्यूक्लियोटाइड। द स्टेप ड्यूरिंग विच एंजाइम टैग पॉलीमरेज इनिशिएट्स पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन जो स्टार्ट होगा और नया स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो है उसको बना रहा होता है। ठीक है, अब ठीक है। अनिलिंग का मतलब उस स्टेप को कुछ तो बोलेंगे ना, तो हमने क्या बोला उसको, अनिलिंग बोला। हमने क्या बोला उसको, अनिलिंग बोला। ठीक है, और जैसे ही दो नया स्ट्रैंड बन गया उसके ऊपर रेप्लिकेशन करके, तो हम उस फेज को या उस स्टेप को क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन बोलेंगे। ठीक, थर्ड वाला लिख लीजिए, एक्सटेंशन। न्यू स्ट्रैंड्स of DNA are made using the, क्या कर रहे थे हम, पहले से हमारे पास जो अवेलेबल था उस स्ट्रैंड का हम इस्तेमाल कर रहे थे। are made using the original strand as template। शिवांगी अब ठीक है, अब सिंप्लीफाई हो गया। चलिए, हाँ हाँ, इतना करने के बाद आपका एक इम्पोर्टेंट वर्क क्या हो जाएगा एग्जाम में, डायग्राम बनाना और इतना लिखना। और एक चीज और है, जब अनिलिंग स्टेप 2 लिखेंगे तो अपना कॉमन सेंस लगाइए। जब स्टेप 2 आप लिखिएगा तो ये भी तो नोट कीजिएगा, उसमें कहाँ गया ये जिसमें टैग पॉलीमरेज लिखा था मैंने। हाँ, तो उसके नीचे ये भी तो आएगा ना, थर्मोस एक्वाटिकस से हम उसको आइसोलेट कर रहे हैं, ये भी लिखना पड़ेगा आपको उसमें। तो ऑटोमेटिकली जो है वो 5 मार्क्स का बन जाएगा आपका, समझ गए। तो ये आपको एग्जाम में लिखना है। आगे चले हम लोग। हाँ, इसके पीछे वाला अगर कोई बच्चा नोट कर रहा हो कर लीजिए, और अगर नोट नहीं करना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पीसीआर जो है उसका। लास्ट का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो और रह रहा है, पीसीआर वाली एक्सप्लेनेशन है जो मैंने समझाया है। उसके बाद आता है नीचे बैक पैरा। देखिए मैं बताती हूँ। वापस फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगी, मैंने आपको पेज नंबर 197 पे जो डायग्राम कराया था उसको फिर से यहाँ पे क्या किया जा रहा है, और फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर में जो आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे उसको यहाँ पे अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो फिर से वापस समराइज किया जा रहा है, जहाँ पे लिखा है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। ये आप जानते हैं
मुझे आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको समराइज़्ड फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, मैं बता देती हूँ आपको। देखिए एक बार है, रिवाइज़ करा देती हूँ, जिन बच्चों का मिसिंग होगा कुछ तो कवर होगा उनका कम से कम। देखिए, जब हम इस पैरा को देखते हैं, पैरा तो नहीं, समरी ही है, बिल्कुल कंप्लीटली सम कुछ सब आप जानते हैं इसमें। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आप जो इंसर्शन कर रहे थे होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो कैसे कर रहे थे? आपने उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोला था और आपने होस्ट के अंदर उसको क्या किया था? इंसर्ट किया था। कैसे करेंगे? लाइगेटेड मतलब जो जोड़ा हुआ डीएनए। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए जो जोड़ा गया है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज इनटू रेसिपिएंट सेल्स। रेसिपिएंट सेल मतलब होस्ट सेल ही होता है। रेसिपिएंट cells, after making them competent to receive, take up DNA present in its surrounding. So, if a recombinant DNA bearing gene for resistance to an antibiotic, that is ampicillin, is transferred into E. coli cells, the host cells become transformed into ampicillin resistant cells. याद आया? जैसे ही हम उसको एम्पीसिलिन सपोज कीजिए उसके थ्रू इंट्रोड्यूस करा देंगे, तो वो सेल भी कैसा बन जाएगा? उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंट बन जाएगा, तो जो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करता है। इफ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म सेल्स ऑन एगर प्लेट्स, ये कल्चर मीडियम में एगर प्लेट होता है, containing ampicillin, only transformants will grow, untransformed recipient cells will die. Since due to ampicillin resistance gene, one is able to select a transformed cell in the presence of ampicillin. The ampicillin resistance gene in this case is a selectable marker. ठीक रखा आपने ये कुछ नया नहीं बता रही, मैंने पहले ही बोला था ये समरी वाला फॉर्म है, ठीक है। इस पैरा में अगर कहीं किसी वर्ड में कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए मेरे से, मैं फिर आगे बढ़ रही हूँ। इस पैरा में कोई दिक्कत किसी को? ये तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो पूरा चैप्टर आप कर रहे हैं ना, कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा पार्ट उठा के यहाँ पे क्या किया जा रहा है, समराइज किया जा रहा है उसको। अब देखिए आगे है उसके, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, अब इसको समझिए ध्यान। आपने पूरी बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई करी, वहां तक सही है, वो भी सही है, लेकिन जब आपने उसको इंसर्ट किया है और फॉरेन जीन के तौर पे होस्ट सेल के अंदर आपने डाला है, लेकिन आप उसका कोई फायदा ही नहीं उठा सकते, आप उसके प्रोडक्ट को वहां से आइसोलेट कर ही नहीं सकते, तो क्या कोई फायदा है? क्या नहीं। तो यहाँ पे एक पैरा आपको पढ़ना है, दैट इज ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। When you insert a piece of alien DNA into a cloning vector and transfer it into a bacterial, plant or animal cell, the alien DNA gets multiplied by the process of amplification. By the process of amplification. In almost all recombinant technologies, the ultimate aim is to produce a desirable protein. Hence, there is a need for the recombinant DNA to be expressed. The foreign gene gets expressed under appropriate conditions. आपने जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो एक ऑप्टिमल कंडीशन में परफॉर्म कराया है। अगर आपका मन करे नहीं हम रेफ्रिजरेटर के अंदर करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर देंगे तब करेंगे, होगा ही नहीं। आपको याद रखना है कि सब के सब क्या है, एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। आपको डीएनए को काटना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। आपको डीएनए को जोड़ना है, लाइगेज चाहिए। तो सब का सब क्या है, एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, और प्रोटीन होने का मतलब है कि अमीनो एसिड का चेन होगा, और अमीनो एसिड का चेन होने का मतलब है पेप्टाइड बॉन्ड होगा, और टेम्परेचर ज्यादा देने का मतलब है पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। The expression of foreign genes in host cells involve understanding many technical details. After having cloned the gene of interest, क्या बोला जा रहा है, किसको बोला जा रहा है, अब ये स्टेटमेंट देखिए। आपने जैसे ही क्या किया, आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो ज्यादा ही टिक हो गया इस पेज पे, यहाँ से खाते हैं काम करते
देखिए, आपका डिजायर्ड जीन ये था, डीएनए जो फॉरेन डीएनए आपने लिया। अब आपका मन करे कि इस पूरे को उठा के हम इसी फॉर्म में यहाँ पे जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। सवाल तो उठता नहीं, पॉसिबल तो है नहीं, इम्पॉसिबल। तो आपने काट पीट करके जैसे भी पॉसिबल हुआ आपने इसको फ्रेगमेंटेड किया, फिर आपने उसको इसमें जोड़ा। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जोड़ना भी सफिशिएंट नहीं है अगर आप उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते। फिर और चैलेंजिंग जॉब बड़ा क्या आया कि आपको इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करना है। यहाँ आपने क्या किया, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर आपने इसको ट्रांसफर कर दिया। तो आप जो अब एम्पलीफाई कराइएगा इसको, या एम्पलीफिकेशन जो आप इसका कराएंगे, जो कॉपीज बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो है तो आप ही का जीन ऑफ इंटरेस्ट ना। तो स्टेटमेंट देखिए, आफ्टर हैविंग क्लोन्ड द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग ऑप्टिमाइज्ड द कंडीशंस टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन, वन हैज टू कंसीडर प्रोड्यूसिंग इट ऑन अ लार्ज स्केल। अब पता चला कोई क्या कर रहा है, उसमें बहुत सारे करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, कोई घर में रखने के लिए तो करेगा नहीं। उसको एक बड़े, जैसे इंसुलिन का वैक्सीन, सबसे पहले वैक्सीन नहीं बोल सकते उसको, इंजेक्शन है वो, डेली लेना पड़ता है, डेली डोज है वो, जिसको भी इंसुलिन का इंजेक्शन लिखा जाता है। ऐसा नहीं डॉक्टर ने बोला महीने में एक बार लीजिए, उसके 5 साल तक आप डायबिटीज से बच जाइए, तब वैक्सीन होता। अभी क्या, ये इंजेक्शन है, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई देर इज अ नीड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन? हम लोग वही डिस्कस ही कर रहे हैं। हाँ, तो इंसुलिन वाले एग्जाम्पल पे थे हम लोग। अब जब बनाया किसी ने, जब किसी ने बनाया तो बनाते वक्त क्या सोचा होगा, अच्छा ठीक है हमने बना लिया, बहुत अच्छी डिस्कवरी करी। ऐसा तो नहीं है कि उसको बुक में लिख के और सोचा कि अच्छा ठीक है रहने देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। उसको बड़े कमर्शियल स्केल पे बनाया। बनाने के बाद सारी चीजें आएंगी अभी। बनाने के बाद क्या किया, उसकी लैब टेस्टिंग करी। लैब टेस्टिंग करने के बाद क्या करेंगे, उसको बाहर किसी ऑर्गेनिज्म पे पहले, क्योंकि मेडिसिन और दवाएं जो है वो ज्यादातर तो ह्यूमन ही यूज करते हैं, तो उसको मैमल से मिलते जुलते, मतलब मैमल से मिलते जुलते नहीं, जो मैमल्स होते हैं जैसे माउस हो गया, रैबिट हो गया, मंकी हो गया, इन सब के ऊपर उसको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, सेफ्टी टेस्टिंग देखी जाती है, ठीक है। सेफ्टी टेस्टिंग करने के बाद फिर उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो तो इनकम भी उतनी ज़्यादा हो जाती है। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्यों करते हैं, तो इतनी मेहनत ही तो करी है लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोजेनस होस्ट, सॉरी हेट्रोलोगस होस्ट, इसको अंडरलाइन करेंगे, हेट्रोलोगस होस्ट। बच्चे पूछते मैम इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी आपको वापस इसी डायग्राम से समझ आएगा। अब एक बात बताइए, ये वेक्टर तो ठीक है कि ये वेक्टर जो है आपने लिया किसका, इकोलाई का। तो आपने जिस इकोलाई के अंदर से इस वेक्टर को निकाला था, तो आपने तो इस फॉरेन डीएनए को, जो कि इसका है ही नहीं, इस वेक्टर का ये वाला फॉरेन डीएनए तो नहीं है ना, हमने जबरदस्ती क्या किया, इसको इसके अंदर डाल के कॉस्मेट हमने बना दिया। तो अब ये कॉस्मेट जो है ये तो बोल नहीं सकता कि ये मैं इसी की बॉडी का हूँ, और ये बैक्टीरिया भी नहीं बोल सकता कि मेरा जेनेटिक मटेरियल है। मतलब क्या हुआ, यहाँ आप अपने रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। अपने रेस्पेक्ट में बोलने का क्या मतलब है, जो फॉरेन डीएनए है, क्या है, फॉरेन डीएनए। तो फॉरेन डीएनए जो यहाँ आपके पास अवेलेबल है, ये फॉरेन डीएनए इस ऑर्गेनिज्म के लिए तो हेट्रो, हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है। हेट्रोलोगस होस्ट हुआ ना, जैसे इंसुलिन के केस में मैं आपको चैप्टर 12 में पढ़ाऊंगी, तो पिग के गट में से जीन्स को निकाला जाता है जिससे इंसुलिन बनाया जाता है। तो पिग और बैक्टीरिया दोनों एक ही है क्या, अलग अलग? तो यहाँ पे हम लोग टर्म कौन सा इस्तेमाल करते हैं, हेट्रोलोगस होस्ट। इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। उसका नाम क्या हो गया, अब जैसे इंसुलिन का ही एग्जांपल देंगे, इंसुलिन क्या है, प्रोटीनेशियस नेचर में। The cells harboring cloned genes of interest may be grown on a small scale in the laboratory. The cultures may be used for extracting the desired protein and then purifying it by using separation technique. ठीक है, फिर क्या कीजिएगा, आप इसको प्यूरिफाई कीजिएगा। The cells can also be multiplied in a continuous culture system, wherein the used medium is drained out from one side while fresh medium is added from the other to maintain the cells in their physiologically. आगे देखते हैं हम लोग।
यानी कि जब उसका सबसे ज्यादा एक्टिव फेज है, तो फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। चैप्टर 13 में आपको याद होगा मैंने ग्राफ कराया आपको, उसमें आपने देखा था कि जे शेप्ड कर्व जो है वो क्या कर रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट शो कर रहा है। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि जब ग्रोथ रेट क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। This type of culturing method produces a larger biomass leading to higher yields of desired proteins. Small volume cultures can't yield appreciable quantities of products. मतलब बहुत छोटा अगर आप करना चाहते हैं, बहुत छोटे स्केल पे, तो कोई फायदा उसका है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बायोरिएक्टर पे आते हैं। सवाल ये उठता है कि आप ये सारा एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, तो आप अपने घर के बर्तन में तो कराएंगे नहीं ना। अब आपके घर के ऊपर जो टंकी लगी होती है, जैसे यहाँ पे देखिए इसकी कैपेसिटी कितनी हो सकती है, 100 से 1000 लीटर, 100 to 1000 लीटर जो है इसकी कैपेसिटी हो सकती है। कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड वाज रिक्वायर्ड 10 बायोरिएक्टर। अब यहाँ पे ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं, इसका नाम क्या हो गया, बायोरिएक्टर। अगर कोई आपसे पूछे कि बायोरिएक्टर क्या है, तो आप बोलेंगे बायोरिएक्टर कुछ नहीं है, एक वेसल है। एक्चुअल में एक बर्तन की तरह हो गया ना, बड़े जैसे कैसे टैंकी है वहां पे, तो एक वेसल की तरह है, जहाँ पे आपने सारे रॉ मटेरियल्स मिला के डाले, ताकि आपको कुछ समय के बाद एक स्पेसिफिक आपको जो चाहिए वो प्रोडक्ट आपको मिल सके। ठीक है, इंडिविजुअल एंजाइम्स etc यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट एनिमल और ह्यूमन सेल्स। बायोरिएक्टर provides the optimal conditions for achieving the desired product by providing optimal growth conditions। टेम्परेचर कम ज्यादा कीजिएगा तब भी नहीं होगा। पता चला आपने कंसंट्रेटेड HCl डाल दिया उसमें, तब भी नहीं होगा। सबस्ट्रेट जो चाहिए आप दे ही नहीं रहे हैं, तब भी नहीं होगा। सॉल्ट का कंसंट्रेशन भी आपको देखना पड़ेगा कि मेरीन वाटर में कराना है, फ्रेश वाटर में कराना है, ब्रैकिश वाटर में कराना है, या कैसा उसका सैलिनिटी रखना है, विटामिन कौन कौन सा ऐड करना है, ऑक्सीजन कितना प्रोवाइड करना है। ये सारी चीजें जो है आपको वहां पे ध्यान देनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं ध्यान देंगे, एक भी अगर इसमें से ऐसा स्टेप होगा, चाहे तो आप इसको स्टेप बोलिए, एक भी इसमें से ऐसा फैक्टर होगा जो मिसिंग होगा, ठीक है, मिसिंग होगा तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो होगा नहीं। सवाल ही नहीं उठता है कि आप उसको करा लीजिए। अब आप अपने बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपके पास जो बायोरिएक्टर्स हैं, यहाँ पे दो तरह के बायोरिएक्टर आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, दो तरह का, ये नॉर्मल है सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, कैसे मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेड लगे होते हैं, तो यहाँ पे उसी तरीके से ना, ये एजिटेटर बोलते हैं इसको। एजिटेशन मतलब मिक्स करने का वहां पे काम करेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला क्या है, यहाँ पे स्टैर्ड टैंक रिएक्टर है। ठीक है, और ये क्या है, स्पार्क्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। फिर आप बोलेंगे दोनों में से मतलब बेस्ट कौन सा, फर्क क्या है दोनों में। सेकेंड वाले में यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी है कि बबल्स को ना बहुत ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज किया जाए, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। यहाँ पे देखिए, जब ऐसे कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, सरफेस एरिया इसका इंक्रीज होगा। ये वाली फैसिलिटी किसमें है, तो स्पार्क्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर में, इसमें। ठीक है, the stirrer facilitates even mixing and oxygen availability throughout the bioreactor. ठीक है, alternatively air can be bubbled through the reactor. If you look at the figure closely, you will see that the bioreactor has an agitator system. Agitator मतलब यहाँ भी देखिए ये वाला एजिटेटर है ये, और यहाँ तो खैर बिल्कुल मिक्सर ग्राइंडर के ब्लेड जैसा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, एजिटेटर सिस्टम है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, फोम कंट्रोल सिस्टम और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, सब में कंट्रोल सिस्टम लगा दीजिए। पीएच कंट्रोल कीजिएगा, पीएच कंट्रोल सिस्टम। और जब आप ये करा रहे हैं तो साइड में कैसे एक नल लगा होता है, साइड में ना एक टैप लगा होता है यहाँ पे, जिसके थ्रू ना टाइम टू टाइम आप थोड़ा सा सैंपल निकाल के चेक करते हैं। ठीक है, एंड सैम्पलिंग पोर्ट सो दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कल्चर कैन बी विड्रॉन पीरियोडिकली। ठीक है, लास्ट में हम लोगों के पास यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। मतलब क्या है बोलने का, आपने इतनी मेहनत करी है, मतलब आप मेहनत कर ही रहे कर ही रहे कर ही रहे, लेकिन वो जो आप मेहनत कर रहे हैं वो तो यूजलेस हो जाएगा ना। तब यूजलेस हो जाएगा जब आप उसका कमर्शियल स्केल पे प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, कमर्शियल स्केल पे आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास एक प्रोसेस आता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। बहुत आसान है ये। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब हो गया
ये आखिर तो हम इतना प्रोसेस इसलिए अप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ पे, ताकि हम क्या कर सके, सेपरेशन एंड, मतलब कीवर्ड क्या है, अगर आपको एग्जाम में आया तो अगर आपने सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन नहीं लिखा आपको नंबर नहीं मिलेगा। द प्रोसेस ऑफ फिनोमेना ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो आपको चाहिए, विच आर कलेक्टिवली रेफर टू एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। हम इतनी देर से प्रोसेसिंग ही तो कर रहे हैं। द प्रोडक्ट हैज टू बी formulated with suitable preservatives. Such formulation has to undergo through clinical trials. अब इतना आसान तो है नहीं, आपने सपोज कीजिए इंसुलिन का जो प्रोडक्ट है बना के तैयार कर लिया, ऐसा तो है नहीं कि कोई साइड इफेक्ट हो आप लगातार उसको मार्केट में लॉन्च कर दीजिए। तो स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग सबसे पहले करना पड़ता है फॉर ईच प्रोडक्ट। क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वैरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्या करता है, ये वैरी करता है और अलग अलग तरीके से आपको वहाँ पे सेफ्टी टेस्टिंग जो है वो करनी पड़ती है। ठीक है, काफ़ी पहले से हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, बहुत पहले से, मेरे ख्याल से हमने इसको दशहरे के पहले से स्टार्ट करके रखा हुआ है। इतनी मेहनत के बाद आज जाके ये चैप्टर ओवर हुआ है, फिर भी आप थोरोली करेंगे और इतने में से अगर वापस कोई डाउट आता है आपको तो मेरे से उससे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। ठीक है, किसी को अभी कुछ पूछना है इतने पोर्शन में से जो मैंने आज एक्सप्लेन किया है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए लीव करूँ मैं? यस मैम।